हमारा आज का टॉपिक है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन कैंसर केयर। कैंसर शब्द सामने आते ही सब लोग आई थिंक जहाँ तक लेमैन की बात करें सब लोग डर जाते हैं। और ये डर ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम डेटा की बात करें तो पिछले सालों में जो हम केसेस सुनते नहीं थे, हमारे नियर, हमारे डियर, हमारे रिलेटिव्स दूर दूर तक हम सुनते नहीं थे, बट अभी ऐसा है कि हमारे पड़ोस में अड़ोस में या हमारे रिलेटिव्स में कोई ना कोई ऐसा है जो कैंसर से पीड़ित है या था। तो ये ज़रूरी है टॉपिक, चूँकि हम आज यहाँ हेल्थ की बात कर रहे हैं और ये टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैंसर से हमें डरना है, हाँ, लेकिन हमें बचने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो आई थिंक आज हमारे साथ में जो पैनल डिस्कशन है वो हमारे साथ में डिस्कस करेंगे। और मैं स्टार्ट करूंगा एक छोटा सा डेटा जो मैंने अभी मुझे पता पड़ा कि जो रिस्क फैक्टर है कैंसर का वो इंडिया में 1 आउट ऑफ 9 है। रिस्क फैक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट। और हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो हम अभी देखने वाले हैं, आई थिंक हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं वो हमारे को ज़्यादा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र पेलाजानी जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है उनसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, सर स्क्रीनिंग जो होती है, पहले तो कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। देखिए, जैसे हमने बात की कि कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो ये जो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन है, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखेंगे सॉरी, तो उनमें सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है आज के टाइम पे हार्ट डिजीज़ और कैंसर। तो हम भी जैसे जैसे वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी वही तरीके से हार्ट डिजीज़ और कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे यहाँ वो बीमारियाँ उम्र में कुछ पहले हो रही है। मतलब वहाँ अगर 50 साल पे लिखा है तो हमारे यहाँ 30, 35, 40 साल पे हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है। उसके साथ साथ कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपके लाइफस्टाइल पे बहुत डिपेंड करती है। आप जितना अपने आप को नेचर से दूर करेंगे उतना ही कैंसर का खतरा बढ़ता जाएगा। और इसके साथ में एक चीज़ और जोड़ूंगा कि अगर हम इसे डरेंगे नहीं, इसके सामने खड़े होकर इसका मुकाबला करेंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं बहुत सारे जिन्होंने, जैसे युवराज सिंह है, उन्होंने हमको 2 वर्ल्ड कप जिताया आफ्टर कैंसर। तो इससे डरना नहीं है, इसके लिए आगे आना है और उसे जीत पानी है। तो डरना नहीं है और आगे आना है और जीत पाना है, युवराज सिंह का एग्जाम्पल दिया सर ने। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में जो कैंसर है, क्योंकि वर्ल्ड में सब डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग तरीके के कैंसर प्रोमिनेंट है, तो जो इंडिया है वहाँ यहाँ पे आप कैंसर के बारे में क्या फिगर, क्या डेटा देखते हैं, प्लीज़ वो थोड़ा शेयर करेंगे तो। देखिए, इंडिया में अभी लगभग हम 10 से 14 लाख कैंसर पेशेंट हर साल देखते हैं। और वो डिपेंड करता है कि मतलब हम किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो जो हमारा नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे तंबाकू काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, खास करके च्यूएबल टबाको, जैसे गुटखा हो गया, राजस्थान में काफ़ी कॉमन है, गुजरात, यूपी, बिहार, कानपुर, इस एरिया में जो ओरल कैविटी कैंसर्स हैं, क्योंकि 40% ऑफ द कैंसर जो हम देखते हैं वो लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, जिसमें मेजॉरिटी रोल अल्कोहल और टबाको का है। तो मतलब आप ये देखिए, लगभग 12 लाख में से 4 लाख पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ज़िंदगी में कभी कैंसर ना हो अगर ये 2 चीज़ों से दूर रहें। उसके अलावा कुछ लोकेलिटी वाइज चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्थन स्टेट ऑफ इंडिया में चले जाएं, जो हिमालय एरिया, हिल एरिया है, वहाँ पे गॉल ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे प्रिजर्व्ड और प्रोसेस्ड फूड बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि हरी सब्जी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसके बाद अगर आप देखिए फीमेल्स में और मेल्स में, जैसे फीमेल्स में अभी इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, पहले सर्वाइकल कैंसर हुआ करता था 2 साल पहले। मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है, लेकिन इसके साथ हमें इस चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा, स्मोकिंग और पॉल्यूशन दोनों ही हमारे लिए ख़राब है और दोनों की वजह से लंग कैंसर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जो मोटापे से रिलेटेड कैंसर है वो इन ऑल पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, जो मेजॉरिटी 4 या 5 ही हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया और गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचने का मोटा मोटा तरीका ये है, अगर हम अपने आप को नेचर के क्लोज रख पाएँ तो हम ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। ओके, हमारे बीच में डॉक्टर निखिल मेहता भी आ गए हैं, थोड़ा लेट है लेकिन सर आप राइट टाइम पे आए हैं। सो तालियों के साथ एक बार डॉक्टर निखिल मेहता का स्वागत किया जाए। ही इज़ कंसल्टेंट, ही इज़ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट HCG कैंसर सेंटर। रही बात स्क्रीनिंग की, तो
जैसा हमने वेस्टर्न डेटा देखा है, आज के टाइम पे अगर हम यूएसए देखें या वेस्टर्न वर्ल्ड देखें तो हर 100 में से 70 कैंसर पेशेंट बचाए जा सकते हैं या बचाए जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट अगर हम कंपेयर करें इंडियन डेटा को, ऑल्दो इंडियन डेटा उतना ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेक्टर्स अलग अलग हैं, लोग ट्रीटमेंट एक जगह नहीं लेते, कई बार स्विच कर लेते हैं, अलग अलग पैथी में जाते हैं, फिर भी मोटा मोटा ये डेटा है कि हम 40 to 50% पेशेंट्स को फिर भी बचा लेते हैं इंडिया के वेरियस स्टेट में, वेरियस रजिस्ट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ये जो 20-30% का गैप है, ये गैप मेजरली अवेयरनेस और स्क्रीनिंग की डेफिशिएंसी का है। तो स्क्रीनिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो एक सामान्य व्यक्ति में उसकी उम्र और उसके लिंग मतलब सेक्स के आधार पे कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिन्हें हमें करने से कैंसर एक अर्ली अवस्था में पता पड़ जाता है, जिसका हम मिनिमम ट्रीटमेंट के साथ, मिनिमम ट्रीटमेंट का मतलब है कि हो सकता है हम केवल सर्जरी के साथ, केवल रेडिएशन के साथ या केवल छोटी सी कीमोथेरेपी दे के उनका इलाज कर पाएँ। तो स्क्रीनिंग बहुत ही अच्छा टूल है और हम HCG परिवार में ये कोशिश करते हैं कि हम स्क्रीनिंग करें, इसके लिए अवेयरनेस भी फैलाई जाती है। तो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ये 3 कैंसर हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग करनी होती है। मोटा मोटा कोई भी 40 ईयर फीमेल है या उससे ज़्यादा है, उन्हें स्क्रीनिंग करानी है 40 साल के बाद। अब कोई भी एक दिन साल का चुन लीजिए और उसके दिन एक बार अस्पताल में विजिट कीजिए। जो भी मेल हैं 45 के बाद वो लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, अगर इनकी स्क्रीनिंग कराएंगे तो ये जो अगर 12 लाख का आंकड़ा लेके चलें तो जो 6 लाख जानी हैं, इनमें से हम 2 लाख जाने और स्क्रीनिंग के वजह से बचा सकते हैं। तो बहुत इजी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। धन्यवाद। तो स्क्रीनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कैंसर से बचने के लिए। सर, अपने इंडिया में जो डेटा अवेलेबल है उसमें जैसा आपने बताया लंग कैंसर काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो ये क्या कोविड के बाद में इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है? तो इसका स्क्रीनिंग क्या अवेलेबल है मार्क अभी जो हॉस्पिटल्स में हम करते हैं? देखिए, कोविड एक एक्यूट वायरल इलनेस थी जो है पहले से भी, बट वो क्या नया वायरस था, हम तैयार नहीं थे। बेसिकली वो हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई नई बीमारी थी। निमोनिया आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हर 100 साल में एक पेंडेमिक आती है। आप देखिए 1914 में जब स्वाइन फ्लू आया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, तो वैसा ही कोविड था। तो कोविड से कैंसर का खतरा नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ लोगों में हेल्थ अवेयरनेस जरूर इसने बढ़ा दी है। रही बात कैंसर स्क्रीनिंग की, तो लंग कैंसर 95% केसेस में केवल स्मोकिंग रिलेटेड होता है, चाहे वो फर्स्ट हैंड स्मोक हो चाहे वो सेकेंड हैंड स्मोक हो। तो जो लोग मतलब स्मोकिंग ये सोचते हैं कि जो सिगरेट पी रहा है केवल उसी को दिक्कत होगी, नहीं, अगर कोई स्मोक कर रहा है आपके पास और आप उसके साथ सेम कमरे में बैठे हैं तो आप भी वो धुआं ले रहे हैं, तो उसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है। इवन अभी डेटा ये भी कहता है कि मान लीजिए किसी होटल में कोई स्मोकिंग कर रहा है और उसकी जो ऐश सरफेस पे पड़ी है, अगर कोई इसको क्लीन करता है तो उसमें स्किन कैंसर होने का खतरा है, जिसे हम बोलते हैं सरफेस स्मोकिंग। सो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कार्सिनोजन है और ये लंग कैंसर का एक मेजर कॉज है। तो जो भी व्यक्ति 55 साल या उससे ऊपर है और जिसने 30 पैक ईयर्स मतलब हर रोज 1 पैक सिगरेट 30 साल तक पी है, उसे हम 30 पैक ईयर्स बोलेंगे, या इससे ज़्यादा पी है, उनको साल में एक बार लो डोज CT स्कैन कराना है अगर उनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पॉल्यूशन और जो सेकेंड हैंड स्मोक है जिसे हम काउंट नहीं करते, हम अपने दोस्त के साथ, घर में कोई मेल व्यक्ति है जो पीता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं और जो अनअकाउंटेड है जैसे हुक्का हो गया या बीड़ी हो गई। तो इसीलिए मतलब जिनको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, उन्हें साल में एक बार CT स्कैन कराना है 3 साल तक। रही बात कोविड के दौरान जो हमने देखा, मैं 2 दिन पहले भी बात कर रहा था मेरे कलीग से कि कोविड के दौरान हमने देखा था कि जो हेड एंड नेक कैंसर थे उनके केसेस बीच में कम हो गए थे क्योंकि वो एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर देख नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके उलट हमारे पास लंग कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आने लग गए थे क्योंकि तब CT स्कैन की मात्रा बढ़ गई थी। एज सच इंसिडेंस नहीं बढ़ा था, बट मात्रा बढ़ गई थी तो हम ज़्यादा जल्दी पकड़ पा रहे थे। तो सर, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं बेसिकली कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें ये बोला जाता है, यूजुअली ये लेमन जो सोचते हैं वो ये है कि सर्जरी अगर कराते हैं तो इसका काफ़ी नुकसान होता है या छेड़नी नहीं चाहिए। अगर कोई कैंसर की कोई गांठ हो जाती है उसको छेड़ना नहीं चाहिए, तो क्या ये सच है? मैं डॉक्टर कपिल से क्वेश्चन का आंसर चाहूँगा। बेसिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट एक कैंसर में मल्टीपल स्टेज पे होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्नोसिस। मतलब सबसे पहले कैंसर जनरली कोई ओवर ग्रोथ होती है, जैसे मुंह में अल्सर का होना, अल्सर में फिर घाव बन जाना, फिर वहाँ गांठ हो जाना, फिर काफ़ी बाकी शरीर में कहीं भी गांठ हो जाना, ये बेसिकली कैंसर होता है।
अब कैंसर देखने पे आप कह सकते हो ये कैंसर है, पर जब प्रूव कब होता है, जब उसका कोई सैंपल लेके वो डायग्नोस हो, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा जाए कि भाई हाँ ये डेफिनेटली कैंसर है, तो उसके लिए बायोप्सी एक प्रोसीजर होता है जो कि बेसिक सर्जिकल फर्स्ट प्रोसीजर होता है फॉर सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जनरली ये एक बिलीफ रहता है कि इसको छेड़ेंगे तो फैलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बायोप्सी ना कराएं। और इसी वजह से क्या होता है कि जनरली पेशेंट क्या होते हैं स्टेज 3-4 में आते हैं। अब फर्स्ट स्टेज में उनको पता रहता है कि अपने को बीमारी है, अल्सर है, अपने गांठ है, पर वो दिखाते नहीं, या फिर कोई पड़ोसी बता देता है कि यार उसने छिड़ाया था वो फैल गई। तो सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखना है कि बायोप्सी अगर जहाँ भी लेनी है मतलब उसको प्रूव कराना है, और जितना जल्दी प्रूव कराओगे उतना अर्ली स्टेज में डायग्नोस होगा, उतना अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट होगा, तो बेटर रिजल्ट्स होंगे। ये एक बेसिक फर्स्ट रोल ये सर्जरी का है। अदर सर्जरी के रोल जैसे क्यूरेटिव है, पैलेटिव है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें आप पूरा, अगर अर्ली स्टेज में आता है तो उसको पूरा सर्जरी करके निकाल सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे पेन हुआ, खून बहुत बह रहा है कहीं से, तो भी आप सर्जरी करके उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो बहुत सारे होते हैं जिससे क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू सर। एक सवाल और है, फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो प्रोमिनेंट है इंडिया के अंदर, तो बहुत ज़्यादा बार ये सुनने में आता है कि ब्रेस्ट रिमूवल करना पड़ेगा, जिससे फीमेल के जो कॉन्फिडेंस होता है और जो ब्यूटी होता है उस पर दोनों पे इम्पैक्ट होता है। तो क्या कुछ ऐसी सर्जरी में कुछ ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल है, या सर्जरी में कुछ ऐसा नए जो एडवांसमेंट है वो अवेलेबल है जिससे हम कम से कम जो कट होता है वो लगाकर और फिर ब्रेस्ट को बचा सके? मैं डॉक्टर निखिल से चाहूँगा इसका आंसर। देखिए, आज की डेट में इंडिया में फीमेल्स में जो सबसे कॉमन कैंसर मिल रहा है वो है ब्रेस्ट कैंसर, और इसी के बारे में हमने सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट भी हासिल करी है। पहले अगर किसी भी फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता था तो यही मतलब होता था कि कंप्लीट ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाए और बगल से गांठें भी निकाली जाएं, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा? रीज़न हमने भी इसलिए सोचा कि क्योंकि आजकल की फीमेल्स सब एजुकेटेड हैं, अपना ऑफिस वर्क भी उनको करना है और समाज में भी अपना कार्य करना है, तो इसके लिए अब एडवांसमेंट धीरे धीरे सर्जरी में भी आई है। अगर जहाँ तक पॉसिबल होता है हम ब्रेस्ट की जो ट्यूमर होता है उसकी गांठ को अलग से निकालते हैं और बगल में चीरा देकर उसकी गांठों को अलग से निकालते हैं। इससे क्या होता है कि पूरा स्तन बच जाता है, महिला को कॉन्फिडेंस भी आता है फीमेल्स में कि वो अपना डेली का वर्क कर सकें। कई फैमिली रिलेशंस में उनको बुरा नहीं लगता ऑपरेशन कराने के बाद, क्योंकि दोनों ब्रेस्ट इक्वल रहती हैं तो कॉस्मेसिस अच्छा मेंटेन होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है, तो आजकल हमारे पास ऐसी भी सुविधा है कि अगर हम ब्रेस्ट को पूरा तरीके से निकाल भी देते हैं तो पूरे तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि दोनों ब्रेस्ट बराबर दिखती हैं और लेडीज़ अपना काम, डेली का एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी, अपने ऑफिस का एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है सर्जरी करने में। तो ये अब ऐसा नहीं रहा है कि हमें कि ब्रेस्ट में कैंसर है तो ब्रेस्ट को निकालना ही पड़ेगा। और एक और नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि पहले था कि हमें बगल में गांठों को भी निकालना पड़ता था जिससे कि हाथ में सूजन होने का खतरा रहता था, लेकिन अब इसके लिए भी एक नई टेक्निक आ गई है जिसको हम सेंटिनल नोड बायोप्सी बोलते हैं। उससे क्या होता है कि बगल में गांठों को भी कई बार हमें नहीं निकालना पड़ता, मतलब कि सिर्फ ब्रेस्ट के ट्यूमर को निकाला और सर्जरी खत्म हो गई और पेशेंट नेक्स्ट डे घर चला गया और ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 50% ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। तो ये फैसिलिटीज़ अब आ गई हैं आज की डेट में जिससे कि हम ईजिली और उतना ही इक्वल आउटकम दे सक रहे हैं, मतलब जितना पहले दे पा रहे थे आज भी उतने ही अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं। इसी में आगे बात करूं कि प्रॉब्लम ये भी आती थी कि कई बार कि क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर है तो लोग सबसे पहला ये भी सवाल पूछते हैं कि इसमें कीमोथेरेपी लगेगी, कीमोथेरेपी से मुझे क्या क्या नुकसान होगा। तो पहले कीमोथेरेपी हाथ में दी जाती थी, यानी हाथ की नसों को बारी बारी चुबाना पड़ता था और हाथ की नसें खराब करनी पड़ती थी। लेकिन अब उसके लिए भी एडवांसमेंट आ चुकी है कि हम एक छोटी सी डब्बी छाती के नीचे लगा देते हैं जिसको हम कीमोपोर्ट कहते हैं, और उसी को बारी बारी प्रिक कर कर हम बारी बारी कीमोथेरेपी के साइकिल्स दे सकते हैं। उससे क्या है, हाथ की नसों को बारी बारी चुबाना नहीं पड़ता, पेशेंट को परेशान नहीं होना पड़ता, कभी नसें नहीं मिल रही, कभी नसें जल रही हैं, तो उसका हाथ भी पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है। जैसा कि आपने बताया सर, सर्जरी जो ब्रेस्ट की जो सर्जरी होती है, जो ब्रेस्ट रिमूवल होता है, उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और इसी कड़ी में एक क्वेश्चन मेरा है कि बहुत बार डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को अब रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है।
सो मैं डॉक्टर कार्तिक से, जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इनसे चाहूँगा कि रेडियोथेरेपी क्या होती है और इसका कैंसर ट्रीटमेंट में किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। रेडियोथेरेपी बेसिकली आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ है जो ट्यूमर सेल्स को या फिर ऑपरेशन के बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव बेड होता है उसको स्टेराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली रेडिएशन एक एनर्जी है एंड ये एक एटम बॉम्ब की तरह काम करती है। जहाँ आप इसको दोगे वहाँ पे ये सब कुछ नष्ट कर देती है, इसलिए इसको हम एक साथ नहीं दे सकते हैं। इसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाती है जो AERB हमारा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड है वो फ्रेम करता है। तो सारा रेडिएशन का जो डोज होता है हर डिसीज़ के अंदर अलग अलग होता है, उसको हम ग्रे में नापते हैं। जैसे ब्रेस्ट के अंदर हमें 50 ग्रे रिक्वायर्ड होता है, हेड एंड नेक के अंदर 70 ग्रे रिक्वायर्ड होता है। हर बीमारी के लिए एक अलग डोज होती है, उसको फ्रैक्शन के रूप में, सिटिंग्स के रूप में हम लोग डिलीवर करते हैं। तो जनरली 5 डेज अ वीक डिलीवर किया जाता है। 10 to 15 मिनट्स का सेशन होता है। सैटरडे संडे इसमें ऑफ रखा जाता है ताकि जो नॉर्मल टिश्यू है उसकी हीलिंग बन जाए। और इस तरह से 5 वीक्स या 7 वीक्स में रेडिएशन साइकिल्स कंप्लीट होती है। तो बेसिकली रेडिएशन का जो काम होता है वो होता है कि जो भी ट्यूमर सेल माइक्रोस्कोपिक बच गए हों या कई बार हेड एंड नेक के अंदर ग्रॉस डिसीज़ है या लंग के अंदर ग्रॉस डिसीज़ है जहाँ सर्जरी फिजिबल नहीं है, या सर्विक्स है जहाँ पे इसकी डायरेक्ट रेडिकल इंटेंट से हमें रेडिएशन देना पड़ता है, वहाँ पे हम रेडिएशन के द्वारा ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं। पहले जो मशीनें यूज़ की जाती थी उसके अंदर ये होता है कि रेडिएशन से ट्यूमर सेल तो डिस्ट्रॉय होता ही था, लेकिन साइड के भी स्ट्रक्चर्स जो होते थे उन पे भी रेडिएशन का इतना प्रभाव पड़ता था कि वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो उनका जो नॉर्मल फंक्शंस है वो वापस रिकवर नहीं हो पाता था। जैसे बेसिकली कोबाल्ट थेरेपी पे ऐसा होता था जो गवर्नमेंट सेटअप्स पे मिलती हैं। टेक्निकल एडवांसमेंट इतना आया कि अब हम लीनियर एक्सीलरेटर मशीन पे रेडिएशन डिलीवर करते हैं। लीनियर एक्सीलरेटर मशीन की ब्यूटी ये होती है कि रेडिएशन को कन्फाइनली, प्रिसाइसली केवल ट्यूमर के ऊपर, केवल पोस्ट ऑपरेटिव बेड के ऊपर हम लोग डायरेक्ट करते हैं। वहीं पे रेडिएशन फोकस होता है और जितने भी नॉर्मल टिश्यूज़ उसके आसपास होते हैं वहाँ पे बिल्कुल मिनिमम रेडिएशन डोज डिलीवर होती है ताकि ट्यूमर तो डिस्ट्रॉय हो ही, साथ में जितने भी नियर बाय में नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उनका फंक्शन, उनका जो भी वर्किंग है उस पर कोई भी असर नहीं पड़े और वो एज इट इज़ जो पहले का स्टेटस था वो स्टेटस अचीव कर पाएँ। मैं अगला सवाल डॉक्टर जितेंद्र पहलाजानी से करना चाहूँगा। सर, अगर किसी पेशेंट को ये पता पड़ता है कि उसके कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से डिसाइड होता है? देखिए, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, आप जैसे देख ही रहे हैं कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में। तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है वो कहती है कि आप सब लोग बैठ के जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप एक बार डिस्कशन कीजिए कि उस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट प्रोटोकॉल होगा उस पेशेंट की नीड्स को देखते हुए। अब उसके लिए हर बार ट्यूमर बोर्ड में वो पेशेंट डिस्कस किया जाता है कि उस पेशेंट की जो डिजीज़ स्टेटस है, कैंसर प्राइमरीली, उसकी जो एज है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है या उसकी जो कोमोर्बिडिटी है, उसके हिसाब से उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो जितने भी सेंटर्स हैं, जैसे हम HCG में भी यही कोशिश करते हैं और हर पेशेंट का ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन होता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपना ओपिनियन रखता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपना ओपिनियन रखते हैं और रेडिएशन वाली टीम अपना ओपिनियन रखती है। साथ में जो हमारे सपोर्टिव टीम है, न्यूट्रिशन वाले हैं या जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो भी अपने ओपिनियन रखते हैं कि इस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा और उसके बाद उसके स्टेजिंग के हिसाब से हम उसका बेस्ट ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो तीनों जो डिपार्टमेंट हम बोलते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स और साथ में सपोर्ट सर्विसेज जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, वो एक जगह बैठकर जो ट्यूमर बोर्ड होता है उसमें डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट या तो सर्जरी करनी है या रेडिएशन करना है या पहले सर्जरी करनी है फिर रेडिएशन करना है। सो इस तरीके से पेशेंट का एक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो डिसाइड किया जाता है। सर, ऐसा कोई कैंसर है जिसमें हम ये बोलते हैं कि ये कीमो की बार बार ज़रूरत पड़ती है, या कुछ ऐसे कैंसर होते हैं कि जिनको विदाउट कीमो भी हम लोग क्योर कर सकते हैं अगर राइट स्टेज में हम उसको पकड़ लें? तो ऐसा कोई कैंसर है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे सभी को कि जिनसे उनको बेनिफिट मिल सके? देखिए, कैसा है कि कीमोथेरेपी मोस्ट ऑफ द ऑर्गन कैंसर में क्यूरेटिव नहीं है, मतलब हम डिजीज़ को ज़ीरो नहीं कर पाते।
और ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी क्यूरेटिव रहती है। लेकिन क्या होता है कि पिछले 50-60 सालों में हमने ये देखा है कि हम हर पेशेंट को डेटा वाइज कलेक्ट करके कि इस पेशेंट में हमने सर्जरी की तो क्या आउटकम निकलेगा, इस पेशेंट में हमने सर्जरी के बाद रेडिएशन दिया या कीमो दिया तो क्या आउटकम निकलेगा। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ पाए हैं जिनमें हम कीमोथेरेपी की जगह कोई हार्मोन थेरेपी भी दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर अपन ने स्क्रीनिंग किया और सर्जन ने ऑपरेट कर दिया, स्टेज 1 कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें कुछ टेस्ट करके, जेनेटिक एनालिसिस करके, स्पेशल स्टेन से टेस्ट करके हम कुछ पेशेंट्स को विदाउट कीमोथेरेपी भी वही आउटकम दे सकते हैं 90-99% वाला जो आउटकम कीमोथेरेपी के बाद होगा। तो मतलब उन्हें जैसे मेरे पिछले 6 महीने में 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैंने केवल हार्मोन थेरेपी एडवाइस की है, कीमोथेरेपी एडवाइस नहीं की ब्रेस्ट कैंसर में। इसके अलावा कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लोली ग्रो करते हैं। जैसे CLL एक बीमारी है जो ओल्ड एज में होती है, 60s-70s में पेशेंट ब्लड टेस्ट कराने जाता है किसी भी कारण से, और उसको रूटीन टेस्ट में पता लगता है कि इसकी WBC ज़्यादा है, लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्लोजली वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जैसे मेरा एक पेशेंट है जिसको 3 साल से मैंने कोई ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो आता है 3 महीने में फॉलोअप करता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए कैवेट ये है कि हमें पेशेंट को रूटीनली फॉलोअप करना पड़ता है, और पेशेंट को ना कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं, ना उसको वैसे कोई नुकसान होता है। तो कीमोथेरेपी कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स में ज़रूरी होती है जिन्हें हम देते हैं, और इसका डिसीजन हम ट्यूमर बोर्ड में करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर कपिल के लिए है। सर, एक हम वर्ड बार बार सुनते हैं, फंक्शनल प्रिजर्विंग सर्जरी। सो ये क्या होती है और कैसे, मतलब आप इसको डिसाइड करते हैं? बेसिकली क्या, कैंसर का सर्जिकल ट्रीटमेंट ये रहता है कि मतलब कंप्लीट रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, मतलब आप डिजीज जितना है उसके एडजॉइनिंग जितना भी टिश्यू है उसको सारे को निकालो, तभी इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट सर्जरी हुआ है, जिसको मानते हो कंप्लीट रिसेक्शन हुआ, मतलब उसके बाद में बॉडी में नहीं बची है। उसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि सपोज करो अपने किसी के गाल में किसी के ट्यूमर है तो उसका जबड़े का एक पार्ट चला जाता है एक साइड का, क्योंकि वो जस्ट इतना ही होता है कि 5 mm 6 mm के ऊपर होता है और वो जबड़ा चला जाता है। फिर उसका मुंह टेढ़ा होना, खाना नहीं खाना, आवाज़ सही नहीं आनी, एक तरफ मुंह का लटक जाना, लाल गिरना, ऐसा कुछ, मतलब वो फंक्शन में नहीं आता। उसका फंक्शन चबाना और बातें करना, अब वो जब नहीं होती तो फंक्शन लेस हो जाता है। इसके लिए क्या रहता है कि कई बार उसमें डिजीज़ को ऐसे मार्किंग करते हैं कि भाई डिजीज़ के साथ साथ हम इतना पार्ट निकालें कि वो प्रिजर्व हो। जैसे आप इनिशियल देखते हैं, पुराने जब पेशेंट कभी देखे हों तो उसे पूरा जबड़ा निकालते थे, आजकल जबड़ा पूरा ना निकाल के उसका मैंडिबल का एक पार्ट निकालते हैं, वो भी एक अच्छे तरीके से। और उसको निकालने के साथ में एक एडवांटेज ये रहता है कि ऑपरेशन के दौरान ही हम उसका जो मार्जिन है वो डिसाइड कर देते हैं कि भाई इसके जो एंड पॉइंट है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर एंड पॉइंट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ओरल कैंसर में अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि भाई आप ओरल कैंसर है बहुत ज़्यादा और डिटेक्शन भी बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये बेसिकली सबकी अवेयरनेस का फ़ायदा है और अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट का भी एडवांटेज है। तो हम ये इसके एडजमेंट में ऐसा करते हैं कि भाई इसको प्रिजर्व करते हैं ताकि फ्यूचर में वो अपना चबा सके, बातें अच्छी कर सके, उसका मुंह का शेप और फिगरमेंट सही रहे। एक कॉमन चीज़ ये और अभी जो लास्ट फ्यू ईयर्स में देख रहे हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर है, जैसे रेक्टम का कैंसर होता है कि जैसे हम भी पिछले 10 साल में देख रहे हैं कि एज में 30 और 40 की एज में रेक्टम कैंसर बहुत आ रहा है। और आ भी ऐसा रहा है कि भाई जो बिल्कुल ही जो नीचे का अपना मलद्वार होता है उसे उसके जस्ट ऊपर आता है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो उस बीमारी को निकाल के इसका मतलब मानो कि अगर 5 सेंटीमीटर पे भी है तो भी आप उसको एक बॉर्डर लाइन ही मानोगे कि भाई उसका नीचे का स्फिंक्टर बचाया जा सके, तो उसको आप बचाना बहुत मुश्किल होता है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको पहले तो उसको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि उसको डिजीज़ को कम करा जा सके। अगर डिजीज़ कम हो जाती है तो कुछ मार्जिन मिलता है अपने को। उसके बाद में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अभी पहले क्या होता था कि नीचे से कंप्लीट निकालो और परमानेंट स्टोमा, जो कि अपन देखते हैं कि फीकल जो मैटर होता है उसका बाहर एक बैग लगाते हैं पेशेंटों के। अभी क्या ऐसा नहीं करते, अभी जनरली हम क्या करते हैं जो स्फिंक्टर है उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ज़्यादा और उसको माइक्रोस्कोप में डिलीनेट करते हैं कि भाई अंदर का कौन सा है, बाहर का कौन सा है, डिजीज़ को कौन सा है। तो उसके थ्रू एंड थ्रू जाके और उसको नीचे से ऐसा मतलब उसमें एडवांटेज एडिशनल हेल्प मिलती है आपको। स्टेपलर्स की बहुत सारे मशीन्स आ गई हैं जो कि आपको बिल्कुल एक सिंगल 1 सेकंड में आप एनास्टोमोसिस कर देते हो, जो कि आप जॉइंट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि फंक्शन प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट ये रहता है कि बाकी अपन जहाँ भी काम करते हैं फंक्शन प्रिजर्विंग, जैसे अपन कोई भी मेजर सर्जरी करते हैं, चाहे छाती की करो, चाहे पेट का कैंसर हो, चाहे छाती का कैंसर हो, तो जनरली पहले क्या होता था बहुत ही बड़ा चीरा होता था
और जैसे छाती का छाती खुलेगी, पेट का ऑपरेशन तो पेट खुलता था बड़ा सारा, अब क्या हो गया कि मिनिमल इन्वेजिव आ गई कि आप दूरबीन से ही बहुत सारा काम कर देते हो। मैक्सिमम काम दूरबीन से हो जाता है, बाकी आपको जोड़ना है या फिर उसको बाहर निकालना है तो एक छोटा सा ओपनिंग होता है। इससे क्या होता है पेशेंट भी की फंक्शनल लाइफ है, क्वालिटी लाइफ बहुत बेटर होती है। तो ये सर्जिकल डेफिनेटली सर्जरी में आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है मतलब पिछले 30-40 सालों में, पर ये विद द हेल्प ऑफ अदर स्पेशलिटी जैसे रेडिएशन हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, इन और जो एडवांसमेंट जो इंजीनियरिंग आई है जैसे मिनिमल इन्वेजिव, जूम हुआ है, जैसे कोई भी आप सर्जरी करते हैं लेप्रोस्कोपी तो बहुत जूमिंग सिस्टम होता है कि बहुत अच्छा बड़ा दिखता है, स्पेसेस दिखता है और हीमोस्टेसिस अच्छा होता है। तो उससे क्या है कि पेशेंट की जो पोस्ट ऑपरेटिव फंक्शनल लाइफ है बहुत ही बेटर होती है। ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है फंक्शनलिटी पोस्ट ऑपरेटिव देने के लिए। सर एडवांसमेंट की बातें कर रहे थे, मैं थोड़ा सा एक क्योंकि हम आज राजस्थान में खड़े हैं जयपुर में, तो मैं बताना चाहता हूँ HCG कैंसर सेंटर में हमने जो सर्जिकल एडवांसमेंट के लिए रोबोट प्रोक्योर करने का ऑलरेडी प्लान कर लिया है, जो आई थिंक राजस्थान के जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनके लिए सर्व करेगा फ्रॉम अप्रैल। सो ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट हम राजस्थान में करने जा रहे हैं। आई थिंक रोबोट पे थोड़ा सा सर डॉक्टर निखिल से मैं चाहूँगा थोड़ा रोबोटिक सर्जरी पे एक छोटा सा एक हमें बताएं कि रोबोटिक सर्जरी किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है पेशेंट्स के लिए। देखिए रोबोटिक सर्जरी एक तरह का माध्यम है सर्जरी करने के लिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट तो बात ये समझें कि जैसे कि डॉक्टर कपिल ने बताया कि हम पहले एक बहुत बड़ा चीरा लगाते थे पेट में या छाती में और उससे और या फिर मुंह में, जिससे कि हम कैंसर का ऑपरेशन करते। लेकिन अब जैसे कि मुंह के कैंसर या गले के कैंसर की बात करें कि इसे थायराइड ग्रंथि का हम ऑपरेशन करते हैं, तो अब हमें थायराइड ग्रंथि के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी से गर्दन में चीरा देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब हम बगल से या फिर साइड से या मुंह के रास्ते थायराइड का ऑपरेशन कर सकते हैं रोबोटिक की वजह से, क्योंकि रोबोटिक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी आर्म्स ऐसी होती हैं, हाथ ऐसे होते हैं जो कि दूर दूर तक जा सकते हैं, जहाँ तक हमारे पास भी नहीं कई बार पहुँच पाते। और उससे हम कॉस्मेटिक आउटकम बहुत ही अच्छा दे सकते हैं। जैसे किसी को परेशानी है, गले में लंबा चीरा बहुत बुरा दिखता है, तो हम उसको बगल के रास्ते या मुंह के रास्ते जिसमें चीरा भी नहीं लगे और इस तरीके से थायराइड की पूरी ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम छाती के कैंसर या पेट के कैंसर की बात करें तो छाती में हमें पहले छाती का ट्यूमर है या फेफड़े का कैंसर है या आहार नली का कैंसर है या छाती में कोई बहुत बड़ी गांठ है, उसके लिए पहले छाती में बहुत बड़ा चीरा देना पड़ता था और उस जगह पहुंचने के लिए भी बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब रोबोट सर्जरी के माध्यम से हमें छाती में इतना बड़ा चीरा नहीं, लेकिन मात्र 1-1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का चीरा देकर ही छाती की गांठ को पूरी तरीके से निकाल दिया जाएगा। और उसी तरीके से हम पेट के रास्ते, और उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि अब बड़ा चीरा लगता है तो मरीज को 1 हफ्ता या 8 दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, लेकिन अगर रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हम मरीज की छुट्टी भी जल्दी कर सकते हैं, उससे दर्द भी कम होगा क्योंकि चीरा छोटा है तो मरीज को दर्द ऑपरेशन के बाद दर्द होने में भी परेशानी होगी। तीसरी चीज़, वो अपने रूटीन में जल्दी आ सकेगा, अपना ऑफिस वर्क, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी जल्दी कर सकेगा। और यही रोबोटिक सर्जरी पेट के लिए कि पेशाब की थैली या फिर ब्लैडर कैंसर या किडनी का कैंसर या फिर पेट के कोई भी कैंसर हैं उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट कारगर है। सो बिफोर वी वाइंड अप, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आई थिंक डॉक्टर जितेंद्र पलाजानी वुड आंसर दिस। अगर मुझे ये पता पड़ता है कि मेरे कोई नियर रिलेटिव या ब्लड रिलेटिव में कैंसर है तो मेरे को कैंसर होने के कितने चांसेस हैं? आई थिंक रेज योर हैंड इफ़ यू कॉरिलेट विद दिस क्वेश्चन। ये सवाल सब जानना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर जितेंद्र पलाजानी से चाहूँगा कि वो जवाब दे। देखिए कैसा है, कैंसर जो शब्द है वो सबको डराता है, बात सही है, लेकिन हमें काफ़ी चीज़ अपने माँ बाप से मिलती है। पैसा हो गया, गुण हो गए, हमारा कल्चर हो गया, उसी के साथ कुछ जीनेटिक्स में मिलती है जिसकी वजह से हम कुछ कैंसर्स के लिए रिस्क में हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि केवल 4 मेजर कैंसर हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं, जिसमें स्तन कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया और प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तो इनके अलावा अगर किसी को लंग कैंसर है परिवार में, किसी को अगर परिवार में मुंह का कैंसर है, तो वो केवल डिजीज़ जो है वो हैबिट रिलेटेड है, तंबाकू की वजह से हुआ है, अल्कोहल की वजह से, वो आपको नहीं होगा अनटिल अनलेस आप उनके साथ नहीं ले रहे थे। मतलब आपके ब्रदर और आप सेम तरीके से तंबाकू ले रहे थे तो डेफिनेटली आपको भी ओरल कैंसर हो सकता है, लेकिन वो जीन्स की वजह से नहीं होगा, वो हैबिट की वजह से होगा। तो अगर किसी के परिवार में किसी को कम उम्र में ये कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है 60 साल की उम्र में होता है अगर किसी के परिवार में,
अगर किसी के परिवार में कोलोन कैंसर 50 साल या उससे कम उम्र में होता है, अगर किसी के परिवार में जो प्रोस्टेट कैंसर है वो 60 साल या उससे कम उम्र में होता है, और अगर किसी के परिवार में ओवेरियन कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर फैमिली हिस्ट्री, अगर 60 के नीचे होता है तो डेफिनेटली आपको जिस पेशेंट है उनका टेस्ट कराना, ऐसा नहीं कि आप अपना टेस्ट कराएंगे, क्योंकि पहले ये जेनेटिक टेस्ट बड़े मुश्किल से होते थे, मतलब 2-2.5 लाख रुपए की कॉस्ट आती थी और सैंपल अमेरिका जाता था और उसके बाद 8 सप्ताह लगते थे। अब इंडिया में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, हम खुद अपने यहाँ इन हाउस कर रहे हैं, तो अब 20 से 25-30 हज़ार में हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जेनेटिक हो पाएगा कि नहीं। तो डेफिनेटली जेनेटिक कैंसर है, लेकिन वो 100 में से 5 या 7% लोगों के लिए ही है, लेकिन 40% कैंसर तो बेसिकली आपका टबाको अल्कोहल रिलेटेड है। साथ ही मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा कि हमें जितना है प्रिजर्व्ड फूड से दूर रहना है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कैंसर होने का, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो बहुत सारे पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो जेनेटिक कैंसर से ज़्यादा अगर हम प्रिजर्व फूड से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बच पाएंगे। मैं चाहूँगा अगर कोई क्वेश्चन है, पूछना चाह रहे हैं। सर लाइफस्टाइल करके एक टर्म है अभी जिसके थ्रू कुछ ट्रीटमेंट्स पॉसिबल होते हैं। जब भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो जो लाइफ स्टाइल्स हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है फॉर 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो कैंसर के केस में ये लाइफस्टाइल कितना हेल्पफुल है सर? देखिए कैसा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब जो भी ब्लड या जो भी कॉर्ड ब्लड सेव होता है बच्चों का, वो बेसिकली वहीं पे अप्रूव्ड होगा जहाँ पे हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब हेल्पफुल है, लेकिन वो केवल ब्लड कैंसर और बहुत ही रेयर कुछ सॉलिड कैंसर, जैसे कि किसी को जर्म सेल ट्यूमर हो गया, और बहुत ही रेयर यूज़ है उसका। अदर कैंसर्स में बहुत ही कम यूज़ है, क्योंकि जो सॉलिड कैंसर है, जो ऑर्गन कैंसर है, उसमें सर्जन और रेडिएशन मेन है। सॉलिड कैंसर, ऑर्गन कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल नहीं है। आपका जो स्टेम सेल्स काम आएगा वो कब काम आएगा, जब ऐसी कोई डिजीज़ हो जिसको मैं हाई डोज कीमोथेरेपी देके क्लियर कर पाऊँ। लेकिन मैंने पहले ही बोला बहुत ही हम्बली कि ये सब मेरे कलीग हैं, काफ़ी काम करते हैं हम लोग साथ में, लेकिन सॉलिड कैंसर में सर्जरी और रेडिएशन के अलावा ज़्यादा ऑप्शन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। ऑल्दो कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी डोमेन में है, लेकिन ज़ीरो करने के लिए डेफिनेटली सर्जन और रेडिएशन चाहिए ही चाहिए। उसके लिए कॉर्ड ब्लड काम नहीं करेगा। सर वन मोर क्वेश्चन, जो हमारे यहाँ कुछ मसेज का बहुत पैटर्न है, बहुत छोटे छोटे से है ना होल्स बन जाते हैं, राउंड मसाज होता है ना, मसाज। तो कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये मसा जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है, कोई छोटा है जिसको आजकल आई थिंक लेज़र कटिंग से कटाया भी जा सकता है, तो वो भी क्या आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है कैंसर में सर? हाँ, ये मसा भी एक ऐसा है कि जैसे जनरली क्या होता है, जितने वाइट स्किन्ड होते हैं, आपका स्किन का कलर से थोड़ा कंपेरिजन करना है। अगर आप बिल्कुल डार्क स्किन्ड हैं फिर आपके मसे हैं तो चांसेस कम रहते हैं। पहली बात तो बिल्कुल वाइट स्किन है, उनमें अगर कोई मसे हैं, तिल हैं, और उनमें भी 2-3 चीज़ें देखनी होती है। एक तो क्या रहता है कि फंसा हुआ उसकी साइज़ देखनी होती है कि साइज़ अगर बढ़ रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, या फिर ईचिंग आ रही है, खुजली हो रही है उसके अंदर, या फिर वो कभी आपको ऐसे स्पॉन्टेज आपने से रगड़ा और उसमें ब्लड आ गए हो, तो वो क्या है कि उसमें प्रोलिफरेशन मतलब उसमें ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। जब भी उसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी या तो कलर चेंज होगा, साइज़ बदलेगी, या फिर वो बिल्कुल गोला होता है ना तो वो इरेगुलर सा हो जाएगा ऐसा। तो चाहे वो साइज़ में ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल में हुआ है, वो बहुत स्लो होता है, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो हमेशा जितने फेस पे हैं, आपके स्काल पे हैं, आपके बैक में हैं, शोल्डर्स पे हैं, हैंड्स पे, जो ओपन सन एक्सपोज्ड जो सरफेस है आपकी, उसमें जो भी होता है, उसमें जब भी अगर कुछ चेंज होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ग्रोथ हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही है, पर हाँ डेफिनेटली वही एक साइन इंडिकेशन होता है कि वो कैंसर में डेवलप हो सकता है। तो उसको आप इमीडिएटली अपने स्किन स्पेशलिस्ट, सर्जन या कैंसर स्पेशलिस्ट से आप एक बार मिलकर उसको रिमूव करवाना बेटर रहता है। सर इससे प्रीवियस जो सेक्शन था वो एस्थमेटिक को लेके था, तो जो गले का कैंसर होता है उसमें क्या, अगर आप फ्यू सेकंड हाईलाइट करना चाहें कि एस्थमेटिक्स लोगों को या गले के कैंसर का आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है? कि बहुत किस्म में लोगों को पता नहीं लग पाता, पर वही कहते हैं मेरे हल्का सा कुछ पेन है, गांठ है, कुछ है। इसको कुछ हाईलाइट करना चाहें सर आप? देखो, गांठ होगी, अस्थमा में कभी गांठ नहीं होगी, पहला चीज़। दूसरा, अस्थमा है केवल रेस्पिरेशन का एक मतलब ऐसा होगा कि भाई आपको अर्ली मॉर्निंग में प्रॉब्लम होती है, रेगुलर होती है, आपको सडन ऑनसेट कुछ चेंज होता है ना उसमें, जैसे मान लो कफ हो रहा है, आपको कफ बहुत लंबे टाइम से, कफ की प्रोडक्टिविटी चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, ब्लड आ गया स्पुटम में, आपको इसके ऐड जो है साथ में कैंसर। ऐसा नहीं होता कि केवल उसमें अस्थमा, अगर उसमें वेट लूज हो रहा है, आपका वेट कम हो रहा है, आपको भूख कम लग रही है और थूक में खून आ रहा है,
इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है जो कि आपकी सांस नली की लेयर में, जो कि आपको पर उसके लिए आपको एंड ब्रोंकोस्कोपी या फिर असेसमेंट कराना पड़ेगा।